हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली साइंस और मैथ्स की क्लासेस विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेकर के आ रहा हूं। और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आप सभी लोग जो है लगातार इंतजार कर रहे थे मेरे द्वारा पुनः साइंस की क्लासेस का, क्योंकि हमने सीईटी के अंदर आप लोगों के लिए साइंस की क्लासेस अवेलेबल करवाई थी। और उसका रिजल्ट और लैब स्टूडेंट के लिए भी हमने जो है फिजिक्स की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस अवेलेबल करवाई थी। तो उसका रिजल्ट, उसके अलावा आपके लिए जो है हमने सेकंड ग्रेड साइंस की क्लासेस अवेलेबल करवाई थी, उसका रिजल्ट, ग्राम सेवक पटवारी के लिए हमने पॉलिटी और साइंस की क्लासेस अवेलेबल करवाई थी, उसका रिजल्ट आप सभी ने देखा। और उसके बाद में आप लोगों का लगातार जो है ये प्यार बढ़ता गया और देखते ही देखते अपना राजस्थान एकेडमी का जो परिवार है वो 28,000 विद्यार्थियों का हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो मेरे द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, और पसंद आने के साथ साथ वो आपके एग्जाम में भी काम आ रहा है। इसीलिए आपके प्यारे प्यारे से जो कमेंट है वो पढ़ करके मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग कई बार ऐसी चीजें लिख देते हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा जो है मन से इतना खुश कर देती है कि बस लगता है कि हाँ, जीवन में अब मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। क्योंकि कल ही एक विद्यार्थी ने कमेंट किया, सिर्फ आपका एक सेकंड लूंगा। उस विद्यार्थी ने लिखा कि सर, मैं पैसे देने के बाद में भी अच्छे अच्छे ऐप में इस प्रकार की क्लासेस प्राप्त नहीं कर पाया। तब मुझे लगा कि वाकई में रियल में मैंने जो है अपने दिल से जो कंटेंट देने की सोची थी वो अब जो है बच्चों तक पहुंच रहा है। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं पुनः आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि साइंस की क्लासेस का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और बड़ी बात यह है कि जनरल साइंस तो यार यूट्यूब पे कई लोग पढ़ाते हैं और कई लोगों ने आपको पढ़ाया होगा, लेकिन आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट जाकर के देखना एलडीसी एग्जाम की, आपके होश नहीं उठ जाए ना, आपको पता लगेगा कि यार क्या क्वेश्चन बताए हैं, क्या कॉन्सेप्ट समझाया, हम खुद अपने दिमाग से अब क्वेश्चन कर पाएंगे। और उसी की तर्ज पर मैं आप लोगों को अब पढ़ाने वाला हूं टेक्नोलॉजी। साइंस के अंदर जो प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन होता है, जो आप लोगों को कठिन लगता है, जो आपको समझ नहीं आता है, वो अब आसान शब्दों के अंदर रंगीन नोट्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और वो भी मेरे द्वारा। और आपको एक झलक में दिखाता हूं नोट्स की, उसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूं पाठ्यक्रम समझाते हुए कि कहां से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस एग्जाम के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी, वो सब तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ऐसे रंगीन चित्रों के माध्यम से बताऊंगा ये आपने भी नहीं सोचा होगा। ऐसा उपग्रह दिखता है, ये इस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। अरे अभी मैं आगे और कई चीजें दिखाता हूं, अभी तो आपने सिर्फ एक ट्रेलर देखा है, देखिएगा पूरे नोट्स। और जब आप ये पूरे नोट्स पढ़ लोगे, ये देखो पोलर ऑर्बिट आपने फिल करवा दिया जाएगा। जो ये ऑर्बिट होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो कक्षाओं के अंदर कैसे घूमते हैं, ये तक आपको अब जो है फील होगा। अब आपको ये समझ आएगा कि अच्छा, ऐसे ऐसे होता था, हमको तो आज तक पता ही नहीं चला। ये रॉकेट ऐसे उड़ता है, इसके अंदर ये ईंधन होता है, ठीक है। और ये देखो, बार बार आपको जो है विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के अंदर जो आए हुए क्वेश्चंस के माध्यम से भी समझाया जाएगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो यूपीएससी तक में काम आने वाला है, क्योंकि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी इन नोट्स के अंदर इंक्लूड होंगे। ये देखो पूरा प्रोसेस होगा, कैसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके आप तक आती है और आपसे कैसे सैटेलाइट तक पहुंचता है, सब चीजें मैं आपके सामने खोल करके रखने वाला हूं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी पढ़ाने वाला हूं कि आप भी याद करेंगे। ये देखिए, बेहतरीन नोट्स है। और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये 15 ही पेज नहीं है, अभी तक 50 पेज के नोट्स हैं, लेकिन जो पीडीएफ है वो 15-15 पेज की मैंने 3 भागों में तोड़ी है। तो आपको नोट्स के रूप में पूरी 50 पेज की पीडीएफ एक साथ मिलेगी। और अब चलिए, ज्यादा हो गई अपनी जो है तारीफ, अब आपकी तरफ बात करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी आगे आने वाली एलडीसी की भर्ती, चाहे आपकी जो कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती, उसके अलावा आरएएस एग्जाम की भर्ती, उसके अलावा पटवारी, कांस्टेबल, एसआई, कांस्टेबल, जो भी भर्तियां हैं, जहां कहीं भी साइंस की टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन इंक्लूड है, वहां पर ये काम रहने वाली है। हालांकि मैं आप लोगों को जो ये कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ये कंटेंट आरएएस एग्जाम का जो भी पोर्शन होता है उसको ध्यान में रखते हुए रखवा रहा हूं। मतलब एलडीसी का पोर्शन पूरा होता ही है इसमें। इसमें जूनियर अकाउंटेंट का जो रिमोट सेंसिंग वाला फिजिक्स के अंदर पोर्शन दे रखा है, सिलेबस में देखना साइंस में दे रखा है, वो इसी का पार्ट है। सुदूर संवेदन को ही हिंदी में जो है, इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग कहते हैं और हिंदी में सुदूर संवेदन कहते हैं। तो ये देख लो, ये रहा रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तब भी ये क्लास देखना, एलडीसी की कर रहे हो तब भी देखना, आरएएस की कर रहे हो तब भी देखना। अब बात करते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
तो हम पढ़ने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा अंतरिक्ष क्या है और अंतरिक्ष की बेसिक जानकारी, जो आपके सिलेबस में या आपको कोई टीचर नहीं बताता है। मैं आपको समझाऊंगा कि सैटेलाइट कैसे कहां तक पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो ये उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या काम करते हैं, कौन सा भारत ने कब छोड़ा, क्यों छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, किसके माध्यम से छोड़ा। उसके बाद में जो ये कक्षाएं आप सुनते हैं अलग अलग, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर जो अपने विभिन्न प्रकार के जो सैटेलाइट्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपण यान है, जैसे कि आपने नाम सुना हो अगर कभी, तो SLV था, फिर आपके ASLV आया, फिर आपके PSLV आया, अब GSLV चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में RLV भी आने वाला है। तो वो चीजें मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद में रिमोट सेंसिंग जो है वो कोई अलग से टॉपिक नहीं है। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, ये उपग्रह का एक प्रकार होता है। लेकिन आपके सिलेबस में एक सिर्फ और सिर्फ इतना दे रखा है कि सुदूर संवेदन के बारे में बताइए, लेकिन मैं आपको जितने भी प्रकार के उपग्रह होते हैं वो सभी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आपका सिलेबस समझ में आ गया। जब ये सब पढ़ लोगे तो ये तो अंतरिक्ष के बारे में आप पढ़ोगे, सैटेलाइट के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से। यानी भारत के जो आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जो स्पेस प्रोग्राम है, जो भारत के द्वारा लॉन्च किए गए हैं या भारत ने जिसमें पार्टिसिपेट किया है, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, जो अभी हाल ही जुलाई के अंदर 2023 जुलाई में अभी तो लॉन्च किया जाएगा, उसकी भी जानकारी मैं आप तक दे दूंगा। उसके अलावा जो सूर्य के परीक्षण के लिए आदित्य L1 छोड़ा गया है, जो सॉरी छोड़ा जाएगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे, अभी नहीं छोड़े गए हैं। उसके अलावा मंगलयान 1, मंगलयान 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसको अपन ने जो है अभी क्या हुआ है, मंगलयान 2 के बारे में केवल और केवल घोषणा हुई है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। शुक्र ग्रह उपग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के लिए जो उपग्रह छोड़ा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, क्या बात करेंगे, कब बात करेंगे, ये सब तो ठीक है, और ये कंटिन्यूअस क्लास रहने वाली है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले अंतरिक्ष के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में समझेंगे कि प्रौद्योगिकी क्या है। तो देखो, अंतरिक्ष का मतलब होता है जो हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल कहें चाहे वातावरण कहें, तो इस पृथ्वी का जो भाग है, पृथ्वी केवल इतनी है, ठीक। अब इसके अलावा पृथ्वी वाले पोर्शन को छोड़ करके जो पूरे ब्रह्मांड में दूसरी चीजें अवेलेबल है, उसके चारों ओर जो विद्यमान स्थान है, जो खगोलीय पिंड है, उन सभी को अपन अंतरिक्ष कहते हैं। यानी कि पृथ्वी को छोड़ करके जो भी है वो सब अपने लिए एक अंतरिक्ष के रूप में ही काम करता है। समझ में आ गई बात, पृथ्वी को छोड़ करके जो भी है वो सब अपने लिए क्या है, अंतरिक्ष के रूप में है। ठीक, तो अंतरिक्ष समझ में आ गया, अंतरिक्ष क्या है, पृथ्वी के अलावा जो भी है वो पूरा का पूरा अंतरिक्ष ही है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का बेसिकली मतलब है कि पृथ्वी के बाहर का जो भी आपका ब्रह्मांड है, जो आपके बाहर के वायुमंडल है, वातावरण है, उसके चारों ओर जो भी स्थान है, खगोलीय पिंड है, इनके अध्ययन के लिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई हेलीकॉप्टर में बैठ करके पृथ्वी से बाहर निकल के घूम के आगे वापस से, है ना। पृथ्वी से बाहर जाने के लिए किसी भी वस्तु को कम से कम 1 सेकंड में 11 किलोमीटर दूरी तय करनी होती है, आपको पता होगा शायद। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से जब किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तभी वो पृथ्वी को पार कर पाता है। तो अब पृथ्वी को पार करके अपने को कहाँ जाना है, बाहर जाना है। और बाहर जाकर के जो बाहर की चीजें हैं, जो खगोलीय पिंड है, बाहर के स्थान है, उनके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर तो लेकर जाएंगे नहीं, कुछ अलग से तकनीकें अपनानी होगी। तो उसके लिए, उसके अध्ययन के लिए जो आवश्यक तकनीक है तथा अंतरिक्ष से संबंधित जो भी तकनीकें हैं, उन सभी को या उन सभी स्टडी को अपन क्या कहते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो अंतरिक्ष क्या है, पृथ्वी से बाहर का जो भी वातावरण, वायुमंडल, जो भी आप मानना चाहे, खगोलीय पिंड, स्थान, वो सब वायु आपका अंतरिक्ष है।
अब उन सभी की स्टडी के लिए जो आप तकनीक अपनाओगे, जो अलग अलग प्रकार के आप जो उपग्रह छोड़ोगे, उस पूरे अध्ययन को अपन क्या कहेंगे? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहेंगे। अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर मेनली जो है आपके प्रक्षेपण यान टेक्नोलॉजी आ जाती है, यानी जो रॉकेट जो व्हीकल होते हैं आपके, उनके बारे में, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी। उसके अलावा जो आप कृत्रिम रूप से अपने खुद के किसी पर्टिकुलर यूज के लिए जो सैटेलाइट छोड़ते हो वो आ गए। इसके अलावा आप जो टेलीस्कोप छोड़ते हो, टेलीस्कोप से जो आप बाहर दूर दूर की चीजों को देखते हैं, दूरबीन हो गया, ये सब आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर आता है। इसलिए हमारे सिलेबस में जहां कहीं भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लिखा है तो वहां ऑटोमेटिकली हमें क्या पढ़ना है? हमें ऑटोमेटिकली वहां पर प्रक्षेपण यान के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। जितने भी आपके उपग्रह हैं जो कृत्रिम रूप से जोड़े गए हैं उनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वही सब मिल करके तो स्पेस टेक्नोलॉजी बनती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग जो है स्पेस के बारे में और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, अंतरिक्ष और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में समझ गए। ठीक, चलो अब बात करते हैं कि चलो भाई बात कर ली कि अंतरिक्ष क्या है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है। तो सर ऐसा थोड़ी है कि हम जो है कहीं पर भी जाकर के हम जो है कितना भी दूर रॉकेट छोड़ सकते हैं क्या? नहीं भाई, आपकी एक लिमिट है, इंसान की एक लिमिट होती है। आप उससे ज्यादा जो है शक्तिशाली रॉकेट नहीं बना सकते, या उससे ज्यादा दूर जो है आप किसी वस्तु को नहीं पहुंचा सकते। तो कहां तक भेजें और कहां भेजें कि हमें जो है पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए? क्या ऐसा है कि कोई अमेरिका चाहे तो हमारे भारत के ऊपर किसी सैटेलाइट को लगा दे? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए एक कारमन रेखा है। क्या है? कारमन रेखा है। बेसिकली ये जो रेखा है ये पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के मध्य में सीमा रेखा बनाती है। क्या करती है? कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, भाई देखो ये पृथ्वी है, इस प्रकार से मान ली, तो ये पृथ्वी का जो बाहर का ये वायुमंडल है, ये वाली परत, और जो बाहर की आपके अंतरिक्ष है, जो बाहर का अंतरिक्ष है, उन दोनों के बीच में एक परत तो होगी ना, वहीं से तो डिसाइड होता होगा कि यहाँ पृथ्वी खत्म हो गई, अब इससे आगे अंतरिक्ष है। उन दोनों के बीच की जो ये काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को ही अपन क्या कहते हैं? कारमन रेखा कहते हैं। तो बेसिकली पृथ्वी के वायुमंडल और बाहर के अंतरिक्ष के मध्य की जो रेखा है काल्पनिक, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ रेखा है ना, जो राजस्थान के 4 जिलों से होकर के भाई कट करती है। ऐसी ही रेखा अंतरिक्ष के अंदर भी है, पृथ्वी और अंतरिक्ष को अलग करने के लिए, उसे कहते हैं कारमन रेखा। बेसिकली ये जो कारमन रेखा है सर, ये कहां पर है? क्या दिखाई देती है? नहीं, दिखाई नहीं देती, काल्पनिक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भारत का समुद्र तल है, क्या समुद्र तल, उससे लगभग 100 किलोमीटर ऊपर, कितनी? 100 किलोमीटर ऊपर, एग्जैक्ट तो है 96.561 किलोमीटर, लेकिन आप लगभग याद रख सकते हैं कि आपके 100 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर जो रेखा है उसे अपन कारमन रेखा कहते हैं। ठीक है, ये कारमन रेखा ही है जो क्या करती है कि देखो, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा तो अपन ने डिसाइड कर ली, भारत और अमेरिका की सीमा रेखा डिसाइड कर सकते हैं, भारत और चीन की रेखा डिसाइड कर सकते हैं, आप जो है अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग राज्यों की सीमा रेखा डिसाइड कर सकते हो, अलग अलग जिलों की रेखा आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन वायु के अंदर भी राजनीतिक सीमा होती है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्या? कि वायु के अंदर भी आपके किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक सीमा रेखा होती है। ठीक है, तो जो ये रेखा है ना, ये रेखा का काम ही क्या है? कि वायु के अंदर सभी राष्ट्रों की जो राजनीतिक सीमा है, पॉलिटिकल बॉर्डर है, उसका निर्धारण करना। समझ में आ गई बात? कारमन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच में स्थित रेखा है, जो समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है लगभग, और ये जो है सभी राष्ट्रों की वायु के अंदर राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। क्योंकि इस रेखा को पार करने के बाद में किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं है। जैसे ही आपने
कार्बन रेखा को पार कर लिया, उस कार्बन रेखा के ऊपर आप कुछ भी करें, कोई भी राष्ट्र कुछ भी करे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, वो सभी राष्ट्रों का वहां पर अधिकार है और सभी का समान अधिकार है। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ ये क्यों कर रहे हो या ये क्यों कर रहे हो। समझ में आ गई बात? तो वायु के अंदर जो राष्ट्रों की राजनीतिक सीमा है वो कौन सी है? कार्बन रेखा। ठीक है, तो सर इतना ऊपर जो है ये राजनीतिक सीमा रेखा क्यों बनाई? क्योंकि देखो भाई, हो सकता था कि ये हमारा भारत है, मान लो क्या है, भारत है, और इस भारत से ठीक 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मान लो यहाँ पर जो है चीन ने अपना सैटेलाइट लगा दिया, या अमेरिका ने अपना सैटेलाइट लगा दिया, या पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट लगा दिया। क्या कर दिया? अपना सैटेलाइट लगा दिया। किसने? अलग अलग सभी कंट्रीज ने। जैसे एक लगा दिया मान लो जापान ने, एक लगा दिया पाकिस्तान ने, एक लगा दिया अमेरिका ने, एक लगा दिया चीन ने, एक लगा दिया आपके जो है रूस ने, एक लगा दिया फ्रांस ने। तो भाई अगर कोई भी राष्ट्र ऐसे अपने भारत से जस्ट 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर जो है इस प्रकार से सैटेलाइट लगा देता है, या भारत किसी और राष्ट्र के ऊपर इस प्रकार से सैटेलाइट लगा देता है, तो हम वहां की जो भी अंदर जो होने वाली गतिविधियां हैं उनका तो पूरा निरीक्षण कर लेंगे। उनके जो अंदर गतिविधियां हो रही है उन गतिविधियों का तो अपन को नॉलेज रहेगा, क्योंकि अपन तो उनके ऊपर क्या रखे हैं, कैमरा लगा रखे हैं। भाई सैटेलाइट के माध्यम से क्या होता है, वहां की इंफॉर्मेशन अपने पास पहुंचेगी, है ना? ऐसा तो कौन करने देगा, अंदर की चीजें कौन बाहर आने देगा? इसके लिए जो है ये डिसाइड किया गया कि कोई भी राष्ट्र जो है कार्बन रेखा के अंदर सैटेलाइट नहीं लगा सकता है किसी राष्ट्र के ऊपर। हाँ, खुद के राष्ट्र के ऊपर लगाना है तो लगा के बैठे रहो, लेकिन किसी और राष्ट्र के ऊपर समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकता। हाँ, उससे ऊपर कार्बन रेखा को पार करके कोई कहीं पर भी अपना सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है या लगा सकता है। समझ में आ गई बात? आपको पता होगा कि पृथ्वी के जस्ट ऊपर कितनी लेयर है? तो 5 लेयर है। देखो, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आपकी थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, और ये सब कितनी कितनी दूरी पर है? तो ट्रोपोस्फेयर है 13 मील पर, स्ट्रेटोस्फेयर है 32 मील पर, फिर मेसोस्फेयर 52 मील पर, थर्मोस्फेयर है आपका 430 मील पर, और एक्सोस्फेयर तो बहुत ही ज्यादा दूर है, जो कि है 6250 मील पर। ठीक है, और आपको बता दूं कि आपका एटमॉस्फेयर कहां तक गिना जाता है? भाई जैसे कहते हैं ना अपन कि अपना वातावरण या अपना पर्यावरण, तो भारत का पर्यावरण या पूरे के पूरे पृथ्वी का जो पर्यावरण है वो केवल और केवल इस 60 मील यानी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक माना जाता है। इसको जैसे ही क्रॉस किया तो फिर आप स्पेस के अंदर चले जाओगे। और जो ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है ना, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है तो वो केवल और केवल ट्रोपोस्फेयर के अंदर उड़ता है। ठीक है ना? जो बारिश होती है वो मेसोस्फेयर से होती है। जो आपके ये जो थोड़े बहुत जो है आप ये मतलब ये मान सकते हैं कि कुछ चीजें जो अपनी है ना, छोटे छोटे से सैटेलाइट्स वगैरह कह सकते हैं, या जो अपन ये आपके ये जितने भी अलग अलग जो ये ऊपर की गतिविधियां होती हैं, ये सब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है। ठीक है, और जो आपके लगभग आपके जो ये सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो इस कार्बन रेखा को क्रॉस करके एक्सोस्फेयर के अंदर ही होते हैं, क्योंकि ये देख लो आपको डायग्राम के माध्यम से मैंने बता दिया है। तो ये डायग्राम ही आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, स्पेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन रेखा क्या है, कितने आपके लेयर हैं, कहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, कहाँ से बारिश होती है, सब इसी डायग्राम के अंदर आ गया। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि अब अंतरिक्ष और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए वो हो चुका होगा, और ये छोटी छोटी जो जानकारी है वो पता चल गई होगी। तो देखो, याद क्या रखना है? कार्बन रेखा की ऊंचाई याद रखना, और कार्बन रेखा क्या है ये याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कार्बन रेखा कौन से दो राष्ट्रों के बीच की सीमा रेखा है। तो भाई कार्बन कोई है ना किसी राष्ट्र के बीच की नहीं है, ये पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के मध्य की सीमा रेखा है। समुद्र तल से ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। राजनीतिक सीमा का ये निर्धारण करती है राष्ट्रों का वायु के अंदर, और इस रेखा को पार करने के बाद किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं है। और ये ऐसा क्यों किया गया वो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है, और कितनी लेयर है, कहां पर क्या है, वो सब भी समझा दिया। अब बात करते हैं अपने आगे की तरफ। तो नेक्स्ट आ जाता है अब, देखो भाई,
कार्बन रेखा वगैरह पढ़ ली, लेकिन अपने को पढ़ना क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के अंदर अपन क्या करने वाले हैं? अब लॉन्च करने वाले हैं उपग्रह को। क्या करने वाले हैं? सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। उपग्रह अपन छोड़ेंगे और उन उपग्रहों को फिर जो है क्या करेगा भाई, अपन जब उपग्रह छोड़ेंगे तभी तो जो है अपने को अलग अलग ये जो चीजें पढ़नी है उनके बारे में पता चलेगा। पहले समझा अंतरिक्ष क्या है, अब अंतरिक्ष के अंदर अपन जा रहे हैं अंतरिक्ष के बारे में पढ़ने। तो उसके लिए अपन अंतरिक्ष में जाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर नहीं जाते, अपन लेकर के जाते हैं उपग्रह को। किसको लेकर के जाते हैं? उपग्रह को। ठीक है, तो ये उपग्रह क्या होते हैं? तो ग्रहों के गुरुत्वीय क्षेत्र, ये भी याद रखना, ग्रहों का गुरुत्वीय क्षेत्र, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं उनको अपन कहते हैं उपग्रह। अच्छा सर, तो क्या उपग्रह यानी कि जो अपन ने छोड़ा मंगलयान वो आकाशीय पिंड है? नहीं बेटा, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं अपने क्या, प्राकृतिक उपग्रह, जैसे कि नेचुरल उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? आपको पता ही होगा, चंद्रमा। ठीक है, ऐसे ही शनि का कौन सा है? तो आपको पता होगा, टाइटन। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रहों के क्या है? उपग्रह है। लेकिन इनके बारे में अपन को नहीं पढ़ना, अपने को पढ़ना है जो आप कृत्रिम रूप से उपग्रह छोड़ते हैं ना, जो आप खुद बना करके छोड़ते हो, उसके बारे में पढ़ना है। तो अपन को किसके बारे में पढ़ना है? कृत्रिम उपग्रहों के बारे में। तो बेसिकली कृत्रिम उपग्रह ग्रहों के कौन सी कक्षा में स्थापित करने हैं और क्यों स्थापित करने हैं, ये सब अपन डिसाइड करते हैं। ठीक, प्राकृतिक उपग्रह तो आप पृथ्वी की जैसी शकल है या पृथ्वी जैसी दिखती है, वैसी ही अलग अलग सभी ग्रह दिखते हैं। जैसा अपना चंद्रमा दिखता है वैसा ही उपग्रह भी दिखता है। ठीक, तो वो तो प्राकृतिक है, उसके बारे में तो बात करनी नहीं है। नेचुरल जो है उसके बारे में बात नहीं करनी। लेकिन जो आर्टिफिशियल या जिसे अपन कृत्रिम उपग्रह कह रहे हैं, जो मानव निर्मित उपग्रह हैं, वो कैसे दिखते हैं? तो वो ऐसे दिखते हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। दिख रहा है ना डायग्राम बहुत बढ़िया से? अब ये इसके कौन कौन से पार्ट्स है, क्या है, वो सब भी बताया जाएगा। जो ये आपको देखो, ये दोनों तरफ पंख जैसे दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक दोनों ही तरफ दिख रहे होंगे, ये होती है आपकी सोलर प्लेट। क्या होती है? सोलर प्लेट। क्या होती है? सोलर प्लेट। जो सोलर प्लेट है ये क्यों लगी होती है उपग्रह पर? तो क्योंकि जब उपग्रह आप छोड़ते हो तो इसके अंदर आप जो है ना, यहाँ से कोई लाइट के वायर तो कनेक्ट करवाओगे नहीं कि वायर के जो है ना घर से कनेक्शन दे दिया, है ना, इसरो वालों ने अपने घर से कनेक्शन दे करके भेज दिया कि हाँ भाई तू ऊपर जाके कैमरा चालू रखना। नहीं, उसके लिए क्या होता है कि इसके अंदर ये जो है हम क्या लगा देते हैं, ये सोलर प्लेट लगाते हैं। जब ये सोलर प्लेट लगाई जाती है, जब ये सोलर प्लेट लगाई जाती है तो वो क्या करता है कि ऊपर घूमते हुए इस सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है और अपना कार्य जो है वो कंटिन्यू करते रहता है हर उपग्रह। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, है ना? तो उपग्रह का क्या काम है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो उपग्रह क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा, कैसा दिखता है ये समझ में आ गया होगा। चलो, अब बात करते हैं इनके सभी के बारे में, और डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा देख लो कि जो उपग्रह होता है उसके अंदर एक लगा होता है कम्युनिकेशन डिवाइस, जिससे आपके इसरो के जो वैज्ञानिक है वो उस उपग्रह से कनेक्ट रहते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, बातें नहीं करते उससे। वहां की जो भी आपकी फोटोज वगैरह वो जो क्लिक कर रहा है, वहां की जो भी वो जो है सैटेलाइट जहां रखा गया है वहां से क्या क्या सूचना अपने को प्राप्त हो सकती है, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसके माध्यम से इसरो के वैज्ञानिक जुड़े रहते हैं। फिर पावर सोर्स तो आपको बता ही दिया, सोलर प्लेट लगी रहती है। ऐसे ही एक आपका साइंस इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर कुछ लगे होते हैं। ठीक है, फिर आपके ओरिएंटेशन फाउंडर भी होता है, ये रहा। ओरिएंटेशन फाउंडर का मतलब फाइंडर, जिसका मतलब ये है कि आप जब छोड़ोगे तो वो तो ऊपर जाएगा। अब वो इंसान तो है नहीं कि अपनी खुद की जो है स्थिति डिसाइड कर ले कि मैं यहाँ जाऊंगा या मैं वहां जाऊंगा। उसके लिए क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर बैठे बैठे वैज्ञानिक जो है कहाँ पर लॉन्च करना है, उसकी ओरिएंटेशन वगैरह ये सब जो है खुद यहाँ नीचे बैठे बैठे डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर ही मेन अपने जो भी कैमरास वगैरह जो लगे होते हैं वो सब इसके कंटेनर वाला जो पार्ट होता है, जो एक वर्ग जैसा दिखाई देता है, उसके अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है,
तो उपग्रह क्या है, कैसा दिखता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ी सी अपन उपग्रह के बारे में बात करते हैं कि उपग्रह के अंदर जो है आपके मुख्य भाग कौन से होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके जो अलग अलग प्रकार है उनकी। तो उपग्रह के मुख्य भाग को अपन क्या कहते हैं, बस कहते हैं। मुख्य भाग का मतलब है ये, जिसके अंदर आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है, साइंस इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ओरिएंटेशन फाइंडर लगा होता है, कंटेनर लगे होते हैं, इसको कहते हैं अपन क्या, बस कहते हैं। और ये कैसा होता है, खानाकार यानी कि बॉक्स आकृति का होता है। ठीक है। अब उपग्रह के कुछ भाग हैं, जैसे पहला भाग है ट्रांसपॉन्डर। और ट्रांसपॉन्डर के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन से उपग्रह में कौन सा ट्रांसपॉन्डर है, और इसके अलग अलग बैंड भी होते हैं, केयू बैंड होता है, सी बैंड होता है, ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ट्रांसपॉन्डर बेसिकली रेडियो संकेतक होता है, और ये क्या करता है कि जो जमीनी केंद्र है, यानी कि जो आप जहां से भी इसको छोड़ रहे हैं वहां पर भी इसका एक सेंटर तो होगा ही ना। जैसे इसरो ने छोड़ा तो उनका केंद्र जो है वो सतीश धवन इस अंतरिक्ष केंद्र है, वहां पर बैठे बैठे वो इस उपग्रह से क्या करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं, उसके बीच में कनेक्शन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, ये ट्रांसपॉन्डर ही रखता है। और एंटीना और रडार के द्वारा माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से संकेतों का आदान प्रदान करता है, जिसे टेलीमेट्री कहते हैं। क्या करता है, एंटीना और जो रडार है उसके द्वारा माइक्रोवेव तरंगों के जो भी संकेत है उनका आदान प्रदान करता है, और उस आदान प्रदान करने को अपन क्या कहते हैं, टेलीमेट्री कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलो इसके बाद में बात करते हैं, इसके अंदर जो लगे होते हैं आपके ईंधन, जिसे अपन कुछ जो है आगे बात करेंगे, तरल ईंधन भी होते हैं, इसके अलावा सॉलिड ईंधन भी होते हैं, और आजकल क्रायोजेनिक ईंधन भी आ गए हैं। अब वो क्या होते हैं उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो और इसमें एक मोटर लगी होती है, ठीक है। इसकी सहायता से उपग्रह जो है वो क्या करते हैं, आवश्यक प्रणोद पैदा करके कक्षीय विचलन को ठीक करता है और अपने आप को वृत्तीय कक्षा में बनाए रखता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सैटेलाइट को अपन ने छोड़ा ही किस लिए है, कि जहां छोड़ा है वो वहां पर जाकर के उस कक्षा के अंदर आराम से घूमे और वहां की इंफॉर्मेशन अपने तक पहुंचे। तब घूमने के लिए या वहां की इंफॉर्मेशन अपने तक पहुंचाने के लिए उसके पास में कुछ होना तो चाहिए, एनर्जी तो होनी चाहिए। तो वो एनर्जी जो है इसे ईंधन और जो मोटर लगी होती है वो इसे प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और पूरा कंप्यूटर लगा रहता है, जो क्या करता है, समन्वय कम्युनिकेट करता है और अपने बीच में एडजस्टमेंट बनाए रखता है और नियंत्रण करता है उसका। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट निहित भार, जिसे अपन कहते हैं पेलोड। और जिस उपग्रह में कौन सा उपग्रह पेलोड लगाया गया है इसके बारे में आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेलोड को हिंदी में अपन कहते हैं निहित भार। तो सर्व प्रमुख जो कार्यात्मक भाग है, सबसे ज्यादा जो फंक्शनल पार्ट होता है वो ये पेलोड ही होता है। और बेसिकली इसके द्वारा ही उपग्रह किसी विशिष्ट संदर्भ के आंकड़ों को जमीनी केंद्रों को उपलब्ध करवाता है। तो पेलोड का बेसिकली मतलब अगर देखें तो वो ये होता है कि आपने जिस सैटेलाइट को छोड़ा है उस सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है। जैसे चंद्रमा के लिए अगर मैंने जो है क्या छोड़ दिया, उपग्रह छोड़ा, तो वो चंद्रमा पर जाकर के क्या करेगा, ये उसके अंदर लगा हुआ जो पेलोड है उसी के बेस पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है। तो पेलोड क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये क्या करता है, किसी भी उपग्रह की जो विशिष्ट संदर्भ के जो विशिष्ट कार्य के लिए आपने भेजा उससे रिलेटेड जो आंकड़े वगैरह है वो अपने को अवेलेबल करवाता है। अब जो अभी बीच में एक वर्ड आया था प्रणोद, जो आपका ईंधन मैं पढ़ा रहा था, देखो ये रहा वर्ड, ये रहा, मैंने बताया ना, देखो तरल ईंधन के अंदर कि यह अपने आप को वृत्तीय कक्षा में बनाए रखे। तो भाई ये अपने आप को वृत्तीय कक्षा में बनाए रखे, सर वृत्तीय कक्षा का मतलब क्या है, सर्कल जैसी कोई क्लास होती है क्या, उसमें ये घूमता है। हाँ बेटा, बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने केमिस्ट्री के अंदर अगर पढ़ा हो तो आपके जो अणु परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, केंद्र के चारों तरफ कौन कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना। वैसे ही ठीक उसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर ये ग्रह और उपग्रह घूमते रहते हैं। तो ये उपग्रह कहाँ पर घूमेंगे, तो ये घूमते हैं एक काल्पनिक वर्ताकार पथ होता है अंतरिक्ष के अंदर,
उसमें घूमते हैं। और बेसिकली ये क्या करते हैं, पृथ्वी या फिर जो अन्य कोई खगोलीय पिंड है जिसके लिए इनको छोड़ा गया है, उसकी ये परिक्रमा करते हैं। तो जब परिक्रमा करेंगे, जैसे मैंने पृथ्वी के लिए कोई छोड़ा, तो वो ऐसे 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 पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। तो जो ये घूमने पर ये जो पाथ बना है वर्ताकार, इसी को अपन क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और इंग्लिश में इसे ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब ये जो कक्षाएं हैं, ये अलग अलग होती है और हर उपग्रह को किसी एक विशेष प्रकार की कक्षा के अंदर स्थापित किया जाता है, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है। तो उपग्रहों की जो कक्षाएं हैं, वो अपन बात करने वाले हैं। अब किसकी बात करने वाले हैं, जो उपग्रह हैं उनकी जो कक्षाएं हैं उसके बारे में। और कक्षा के प्रकार तीन अलग अलग आधारों पर अपन ने बांट रखा है। जैसे सबसे पहले खगोलीय पिंड के आधार पर, यानी जो अलग अलग खगोलीय पिंड है उनके आधार पर कक्षाओं का निर्धारण किया गया है। दूसरा, जो अलग अलग कक्षाएं हैं उनकी जो ऊंचाई है उसके आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। और तीसरा, जो अलग अलग आपकी कक्षाएं हैं उनका झुकाव कोण कितना है, उनकी आकृति कैसी है, उसके आधार पर भी अपन ने क्या कर रखा है, तो उसके आधार पर भी अपन ने कक्षाओं को बांट रखा है। तो कक्षाओं को तीन भाग कौन कौन से हैं, तो उनका खगोलीय पिंड कौन सा है, दूसरा उनकी ऊंचाई कितनी है, तीसरा उनका झुकाव कोण और आकृति कैसी है, इसके आधार पर। सबसे पहले अपन बात करेंगे खगोलीय पिंड के आधार पर। जो अलग अलग खगोलीय पिंड है उनके आधार पर इसके कितने प्रकार हैं। तो कक्षाओं को खगोलीय पिंड के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो सबसे पहले आता है भू केंद्रित कक्षा। कौन सी आती है, भू केंद्रित कक्षा, यानी जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। जियोसेंट्रिक ऑर्बिट का मतलब है जो पृथ्वी की कक्षा है उसे अपन कहते हैं भू केंद्रित कक्षा। यानी सेंटर में कौन रहेगा, पृथ्वी रहेगी, अर्थ, और इसके चारों ओर की जो कक्षाएं हैं उनको कहते हैं अपन भू केंद्रित कक्षा। फिर दूसरी आ जाती है सूर्य केंद्रित कक्षा। तो सूर्य केंद्रित कक्षा का मतलब है जो आपका ये सन है मान लो, तो इस सन के चारों ओर की जो कक्षाएं हैं उसको कहते हैं सूर्य केंद्रित कक्षा। इसके बाद में है चंद्र कक्षा, जिसे अपन लूनर ऑर्बिट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये है चंद्रमा की कक्षा। ऐसे ही है आपकी मंगल कक्षा, जिसे मार्स ऑर्बिट कहते हैं, मंगल ग्रह की कक्षा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, तो खगोलीय पिंड के आधार पर चार प्रकार है कक्षा के, भू केंद्रित कक्षा, सूर्य केंद्रित कक्षा, चंद्र कक्षा और मंगल कक्षा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब जो है स्पेस टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आ रही होगी। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये नहीं सोचना है कि सर हमें तो जो है, ऐसे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो या साइंस और टेक्नोलॉजी में तो इस करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे भाई, करंट के क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन जो है आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, पहले बेसिक चीजें तो समझनी हो गई। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक चीजें समझना जरूरी है। तो कक्षा कौन सी है, कक्षाओं के आधार जो है अलग अलग अपन को पढ़ने होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद अब बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर कक्षाएं कितने प्रकार की है। ऊंचाई के आधार पर जो कक्षाएं हैं उसमें सबसे पहली आ जाती है निम्न भू कक्षा। और मैक्सिमम आप उपग्रह देखेंगे अभी आगे, तो वो लगभग निम्न भू कक्षा यानी कि LEO, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 500 से 1500 किलोमीटर। कितनी है, तो निम्न भू कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई है 500 से 1500 किलोमीटर। ठीक, चलो बात करते हैं इस निम्न भू कक्षा के बारे में। तो इसके अंदर सुदूर संवेदी जो उपग्रह होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो होते हैं, उनको अपन निम्न भू कक्षा के अंदर ही स्थापित करते हैं। ये चीज याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है सभी इसी में,
लेकिन मैक्सिमम जो उपग्रह हैं जो सुदूर संवेदी होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मैक्सिमम जो है निम्न भू कक्षा के अंदर ही स्थापित किए जाते हैं। परंतु आजकल जो है इसका उपयोग अपन संचार और नौवहन यानी कि कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनको भी आजकल निम्न भू कक्षा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसका उपयोग अपन जो है साउंडिंग रॉकेट परीक्षण उपग्रहों हेतु भी किया जाता है, जैसे आर्यभट्ट, भास्कर, इन सभी को इसके अंदर छोड़ा गया था। साउंडिंग रॉकेट परीक्षण का मतलब है कि अपन क्या करते हैं कि जो रॉकेट होते हैं जिनका परीक्षण करना होता है और हमें चेक करना होता है कि ये कहाँ तक जा सकता है या इसके अंदर कहाँ पर कोई कमी है, हमें अपना काम पूरा लगता है लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक रहती हो तो उस चीज का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, पहले परीक्षण किया जाता है। तो जो भी ये परीक्षण वाले उपग्रह होते हैं उनको जनरली लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही छोड़ा जाता है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर किसी सैटेलाइट को स्थापित करना थोड़ा सा कम खर्चीला होता है, इसलिए इसी के साथ में जितने भी आप आगे पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर हैं वो सभी इसी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर या निम्न भूकक्षा के अंदर स्थापित किए गए हैं। लगभग जो है 5 से 6 देशों के अपने अलग अलग स्पेस सेंटर है, जिसके अंदर यूएसए का है, आपके चाइना और भारत जो है बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। भारत का चाइना का ऑलरेडी एक था वो असफल हुआ, फिर दूसरा है अभी। ठीक है, भारत भी अपना जो है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर लॉन्च करने वाला है, किया नहीं है, 2030 तक करने की उम्मीद है। इसके अलावा अमेरिका का है, जापान का वहां पर है, रूस का वहां पर है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज के अपने स्पेस सेंटर अवेलेबल है, वो सभी निम्न भू कक्षा के अंदर ही है। इसके बाद में निम्न भू कक्षा के बाद आती है मध्यम भू कक्षा, जिसकी ऊंचाई 5000 से लेकर 12000 किलोमीटर है, मिडल अर्थ ऑर्बिट MEO। इसके अंदर जनरली वैश्विक नौवहन प्रणाली उपग्रह को स्थापित करते हैं। तो जितने भी आपके ये जो देखो जीपीएस है, गैलीलियो है, ये जो आपके नौवहन से रिलेटेड यानी कि जो आपके नेविगेशन से रिलेटेड जो सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं वो मध्यम भू कक्षा के अंदर ही स्थापित करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है कि नेविगेशन सैटेलाइट कौन से कक्षा के अंदर स्थापित होते हैं, तो आपको याद रखना है मध्यम भू कक्षा के अंदर। ऊंचाई कितनी है, 5000 से 12000 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद में उच्च भू कक्षा, हाईली अर्थ ऑर्बिट HEO, इसकी ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। कितनी है, 36,000 किलोमीटर। इस उच्च भू कक्षा का जो अन्य नाम है वो है भूतुल्यकालिक कक्षा। क्या नाम है, भूतुल्यकालिक कक्षा। और इस कक्षा में संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मौसम उपग्रह, तो जो मौसम से संबंधित जो आप उपग्रह छोड़ते हैं, जैसे कि अभी आपका करंट एग्जांपल देखें तो जो बीपर जो आया हुआ है, जो बॉपर जो है, जो भी इसका नाम दिया गया है बीपर बॉपर जो है, वो जो आपका ये चक्रवात आया। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानकारी किसने दी होगी, जो मौसम से रिलेटेड जो उपग्रह छोड़े गए हैं भारत के द्वारा, उसी ने इसकी जानकारी दी होगी। तो वो सैटेलाइट कहाँ स्थापित होगा, हाईली अर्थ ऑर्बिट के अंदर, उच्च भू कक्षा के अंदर। तो ऐसे आप जो है करंट से इसको रिलेट करने का प्रयास करिएगा और आगे मैं बताऊंगा कि मौसम से संबंधित कौन कौन से उपग्रह भारत ने छोड़े हैं। फिर ऐसे ही क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह, जो अपना नाविक है, अपना जो नेविगेशन सिस्टम है ना भारत का खुद का, उस नेविगेशन सिस्टम का नाम है नाविक। ठीक है, और ये जो नाविक के लिए अपन ने जो सैटेलाइट छोड़ा था वो सैटेलाइट कहां पर है, तो वो हाईली अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही छोड़ा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मौसम से रिलेटेड सैटेलाइट, क्षेत्रीय नौवहन यानी कि नेविगेशन से रिलेटेड सैटेलाइट, ये सब कहाँ छोड़े गए हैं, उच्च भू कक्षा के अंदर ही छोड़े गए हैं। ठीक है, तो आपने ऊंचाई के आधार पर कक्षाओं का वर्गीकरण करा और खगोलीय पिंडों के आधार पर जो है अपन ने उपग्रहों का वर्गीकरण कर लिया। अब कौन सी कक्षा में कौन सा उपग्रह स्थापित किया जाता है और कितनी ऊंचाई है, ये दो चीजें आप याद रखिएगा, पूछी जाती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाता है झुकाव और उनकी जो आकृति है उसके आधार पर कक्षाओं का वर्गीकरण। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो है धीरे धीरे डोज देते हुए आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, अगर आप मेरे साथ में इन चीजों को समझते हुए चले। तो आप डायरेक्ट अगर रटने जाओगे कि ये उपग्रह अपना है, ये अपना है, यहाँ छोड़ा है, ऐसे छोड़ा है, तो आपको फील नहीं आएगी। और साइंस को अगर समझना है तो बेसिक से समझना ही होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं और पूरी टेक्नोलॉजी आपको बिल्कुल बेसिक से, जैसे मैंने साइंस पढ़ाई है वैसे ही ये पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।